नमस्कार दोस्तों। कंप्लेंट परिवाद अगर एक बार हो जाता है दर्ज, तो भाई जब परिवाद दर्ज हो जाएगा तो 200 सीआरपीसी में कंप्लेंट का स्टेटमेंट और उसके विटनेसेस का स्टेटमेंट 202 सीआरपीसी में कोर्ट करेगी रिकॉर्ड। उसके बाद सुनेगी तलबी बहस। अगर पर्याप्त आधार मिलता है कोर्ट को एग्जामिन करने के बाद तो भैया 204 सीआरपीसी में इस वो प्रोसेस होना तय। और आप थे पहले प्रपोज एक्यूज, अब हो गए एक्यूज। अब जब एक्यूज हो गए, समनिंग आदेश आपके अगेंस्ट जारी हो गया, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको फाइल करना चाहिए रिवीजन? और रिवीजन फाइल करें तो कब, कैसे, क्या क्या पेपर्स आपको लगाने चाहिए? और अगर आप फाइल करते हैं 482 तो कब, क्यों, कैसे और क्या क्या पेपर उसमें लगाने चाहिए? क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी मामले में अपना पक्ष रखने के लिए मजबूत आधार लेकर चलना। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में ही। 204 सीआरपीसी में जब इशू प्रोसेस हो जाए, मैटर अगर विद इन लिमिटेशन है, तो उस सिचुएशन में आपको रिवीजन फाइल करना चाहिए। अगर ऑर्डर मजिस्ट्रेट कोर्ट का है, सेशन कोर्ट में। और रिवीजन जब आप फाइल करेंगे उस आदेश का, तो अगर विद इन लिमिटेशन है तो केवल आपको सामान्य रूप में एप्लीकेशन देनी है रिवीजन के लिए, और आप रिवीजन फाइल करेंगे। कोर्ट आपके रिवीजन को सुनने के बाद लोअर कोर्ट से जो रिकॉर्ड है उसको कर लेगी तलब, और उस सिचुएशन में जो प्रोसेस है वो वहीं जाएगा रुक। लेकिन अगर मैटर आपका लिमिटेशन से बाहर हो चुका है, यानी 90 दिवस की अवधि बीत चुकी है, तो उस सिचुएशन में भैया अगर 2 3 4 महीने और आगे बीत जाते हैं, मान लीजिए 90 दिवस पे 6 महीने हो जाते हैं, और फिर आपके विरुद्ध बेलेबल वारंट वगैरह इशू हो जाता है, तो आप रिवीजन फाइल ना करके 482 सीआरपीसी में पिटिशन फाइल कीजिए। और 482 सीआरपीसी में जब आप पिटिशन फाइल करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंप्लेंट की कॉपी थी वो चाहिए होगी, जो कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट हैं उनकी कॉपी चाहिए होगी, और जो कंप्लेनेंट के विटनेसेस हैं उनके स्टेटमेंट की कॉपी चाहिए। अगर कोई आपका मैटर पहले से कोई विवाद चल रहा है इनका, मान लीजिए क्रॉस एफआईआर वगैरह हुई हो, कभी कंप्लेंट कोई हुई हो, कोई सिविल डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसकी कॉपी या उसका उल्लेख करना होगा आपको, क्योंकि वो एक ग्राउंड होगा उस आरोप को क्वेश्चन कराने के लिए कि एक अच्छा आधार होगा। तो आपको इन सभी कॉपीज को लगाकर और फिर जो तलबी आदेश है उसकी कॉपी लगाकर आपको फाइल करनी होगी 482 सीआरपीसी में पिटीशन। और कोर्ट को आपको ये सर्टिफाई करना होगा कि आपके पास अल्टरनेट रेमेडी नहीं बची थी, क्योंकि आपको इस मामले में काफ़ी डिले में पता चला कि आपके अगेंस्ट समनिंग जारी हो चुकी है और आपका एक्यूजेशन पाया जाता है, आपके ऊपर आरोप है। तो इस सिचुएशन में 482 सीआरपीसी में पिटीशन फाइल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब आती है बात ये कि जब 482 सीआरपीसी में पिटीशन फाइल करते हैं, अगर कोर्ट ने यह कह दिया कि भाई आपको रिवीजन फाइल करना था लिमिटेशन एप्लीकेशन के साथ में, तो उस सिचुएशन में कोर्ट में ये सबमिशन कहना ज़्यादा अच्छा है कि हमें प्रोटेक्शन देते हुए लिबर्टी दे दी जाए कि हम रिवीजन फाइल करें, और एक टाइम बाउंड नेचर में रिवीजन को डिसाइड करने के लिए आदेश दे दिया जाए। तो कोर्ट आपकी प्रेयर अगर कंसीडर करती है तो ऐसा आदेश कोर्ट पारित कर सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में कोर्ट जब भी वेलेबल वारंट वगैरह इशू हो जाता है तो 482 सीआरपीसी में पिटीशन को सुन लेती है, मेंटेनेबल उसको मान लेती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस सिचुएशन में आपको अगर चाहिए रिलीफ, तो आपको पूरे पेपर लगा के ही पिटीशन फाइल करनी है। कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट, विटनेसेस का स्टेटमेंट, अगर उसमें कोई कंट्राडिक्शन है तो उस पॉइंट को रेज करना है। कोई पहले से केस चल रहा हो क्रिमिनल का या सिविल का उन्हीं पार्टीज के बीच में, तो वो पॉइंट आपको रेज करना है, उनके डॉक्यूमेंट सपोर्टिव आपको लगाना है। फिर 482 मतलब सीआरपीसी में पिटीशन में ही जो तलबी आदेश था उस तलबी आदेश को ही आपको चैलेंज करना होता है। तो जो भी तलबी आदेश है उसकी कॉपी सर्टिफाइड होनी चाहिए, और सर्टिफाइड कॉपी को लगाकर आप फाइल करेंगे 482 सीआरपीसी में पिटीशन। अगर ज़रूरत पड़े तो आप ऑर्डर शीट भी निकाल लीजिए कि कुछ उसमें अनियमितता हो तो आप उसको भी कोर्ट के सामने रेज कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक संक्षिप्त छोटी सी जानकारी थी जो आपके लिए बहुत वैल्यूबल हो सकती है। इसलिए आपको अगर ऐसे जेन्यून लीगल कंटेंट देखने हैं और ऐसी जानकारियाँ चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें। वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। थोड़ा सा वॉइस का इशू कभी कभी रहता है, तो उसके लिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे फ़ोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है और माइक फिट नहीं हो रहे हैं, इस वजह से मैं कॉलर माइक यूज नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि फ़ोन चेंज करता हूँ, तो उस ड्यूरेशन में अगर कॉलर माइक पिक करता है, फ़ोन में पकड़ता है, तो मैं नया कॉलर माइक लेता हूँ और आपको आगे से थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी बेहतर मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।